हेलो दोस्तों, वेलकम एग्जाम पर मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सॉरी गुड इवनिंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी शानदार सी फिजिक्स क्लास को। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाओ बेटा, फटाफट एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार सभी लोग जुड़ जाना। क्या कराने वाला हूं मैं, तो इससे पहले वाली क्लास में हम क्या कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं बेटा ऑप्टिक्स के PYQ क्वेश्चन। और आपको पता होना चाहिए, आपको ये लोग, अरे गुड इवनिंग, आ जाओ सभी। आज इस क्लास को शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोग इस समय शेयर कर रहे हैं, बड़ा कंजूसी कर रहे हो। लाइक में तो भाई साहब एकदम लग रहा है कि जैसे लाइक जो है ना 2-4 करोड़ रुपए हो गए, इतना कंजूसी कर रहे हो तुम। ठीक है, तो लाइक शेयर में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिएगा। और अभी मैं आपको जो बता रहा हूं, आज की ये क्लास क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा ऑप्टिक्स जो है ना आपका एनडीए के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं कि अगर 5 से 7 क्वेश्चन कम से कम जो है यहां से आते हैं इस टॉपिक से, यानी अगर मैं नंबर में बात करूं तो 20 से 28 नंबर। एनडीए में अगर 20 से 28 नंबर का मतलब होता है बेटा कि 340 अगर आ रहे हैं, मेरिट गया 368। एक ऑप्टिक्स एक टॉपिक ऐसा है जो तुम्हारा मेरिट क्या बाहर कर सकता है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मेरिट के अंदर हो जाओगे, अगर थोड़ा भी गड़बड़ी करी तो मेरिट से बाहर हो जाओगे। तो बेटा बहुत ही शानदार अभी हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, 2013 से लेकर 2021 के बीच का कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2006 से 2012 तक हमने कर लिया था। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिए थे, बचा हुआ जो पार्ट था आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक बार सभी लोग क्लास को क्या करेंगे बेटे, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, फटाफट एक बार सभी लोग जो है जुड़ जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा अभी भी आपका ML50 कोर्स चल रहा है। अगर आप मिशन लेफ्टिनेंट से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइएगा। अगर आपकी एनडीए में तैयारी एकदम जीरो है और लेकिन मेहनत करने का जज्बा रखते हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा बिना मेहनत करे आ जाओ तो हो जाएगा, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। इसलिए कि जो मेहनत पहले से बच्चे करते आ रहे हैं वो आपसे आगे कहीं ना कहीं है। अब उनको पीछे करना है या उनके बराबर पर जाना है तो आपको चौगुना मेहनत करना पड़ेगा। तो 10 घंटे मिनिमम क्लासेस चल रही हैं आपकी डेली, डेली की डेली याद रखिएगा। 10 घंटे रेगुलर क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास 10 घंटे आपकी ऐप पे चल रही है। बेहतरीन कोर्स चल रहा है। मैंने इसमें अभी ऑप्टिक्स खत्म कराया हुआ है, मात्र एक चैप्टर कंप्लीट है, पूरे चैप्टर बचे हुए हैं। तो आप सभी जो है मिशन लेफ्टिनेंट के साथ जुड़ सकते हैं बेटा। तो सभी लोग मिशन लेफ्टिनेंट के साथ जुड़ जाइए। ये हमारी पूरी फैकल्टी है जो आपको मिशन लेफ्टिनेंट में बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाली है। एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल टीचर यहां पर आपको रखे गए हैं। चलिए बेटा, हमने कितने क्वेश्चन तक कर लिया था, हमने कितना क्वेश्चन किया था भाई, हमने कर लिया था, हाँ कर लिया था, हाँ ये भी किया, आज ही किया, यानी कि कल ही किया, कल ही किया था। ये भी आपका हो गया था, ये आपका हुआ था, बस यहां तक हुआ था। इसके आगे ये आपको मैंने होमवर्क दिया था ना, द मिरर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल आर। अच्छा ये तो मैंने कराया था आपको कि आपका अगर व्हीकल में ORVM के रूप में कौन सा मिरर यूज होता है, तो ORVM के रूप में जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कौन सा बेटा, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ORVM की तरह, ORVM में यानी कि पीछे के वाहनों को देखने के लिए यूज किया जाता है। मैंने बताया भी था कि आपको कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये लार्जर एरिया आपको देता है। ठीक है, लार्जर एरिया देता है तो इसलिए अब यूज करते हैं। तो फटाफट जो है, जिन बच्चों का आंसर बी नहीं आ रहा है तो अपने आप को सही करिए और बी आंसर इनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट कॉन्केव, हाँ ये आपको होमवर्क था, बताइएगा। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल बिकॉज इट, कह रहा है कॉन्केव मिरर को यूज किया जाता है हेडलाइट के उसमें। अगर देखोगे तो हेडलाइट जो होता है ना, तो यहाँ पर जो मिरर होती है, यहाँ पर बल्ब लगे होते हैं, इसके आर पर पूरे रिफ्लेक्टर होते हैं। ये रिफ्लेक्टर किस तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर होते हैं। तो कह रहा है कॉन्केव मिरर क्यों यूज करते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, फोकस लाइट फ्रॉम द बल्ब ऑनटू नियर बाई व्हीकल्स, यानी कह रहा है कि जो लाइट को फोकस किया जाता है, लाइट को क्या करता है, फोकस करता है एक तरह से, सेंड पैरेलल रेज सेंड करता है, या फिर फिट्स वेल इनटू द शेप, यानी शेप पे फिट बैठता है, या चीपर यानी सस्ता होता है। बताइए क्या हो जाए, बहुत शानदार। किसके लिए यूज किया जाता है, बहुत ही शानदार बेटे। इनमें भी गलतियां नहीं करना, इनमें तो गलतियां कर रहे हो मतलब पाप कर रहे हो आप।
इनमें अगर गलतियां आप अगर आपसे हो रही है ना तो समझ आप पाप हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपकी गड़बड़ी हो रही है। यहां पर आपको याद रखना, यहां पर आपको ईयर पता चल जाएगा किस ईयर में कौन से टर्म में आया है। 2017 के सेकंड टर्म में आपका आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहां पर जितने भी कोने पर आपको ईयर पता चल जाएगा। मतलब बेहतरीन तरीके से आपको पीपीटी बनाकर ला रहा हूं, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत सही। क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या करता है, ये रेज को फोकस करता है बेटा। क्या करता है? ये रेज को फोकस करता है। इसीलिए जो है आपका इन मिरर्स को हम यूज करते हैं हेडलाइट में, यानी कह सकते हो कि व्हीकल्स के हेडलाइट में हम इन्हें यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फोकस लाइट फ्रॉम द बल्ब, बल्ब से ये लाइट को क्या करते हैं, फोकस करते हैं नियर बाई आपके व्हीकल पर। तो यहां पर जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है बेटा, जिन बच्चों का आंसर यहां पर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन विच अ सिंपल पेरिस्कोप वर्क्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक घटना है जिसके आधार पर एक साधारण पेरिस्कोप काम करता है। कौन सी ऐसी कह सकते हो प्राकृतिक घटना है, यानी नेचुरल आपका फिनोमिना है जिस पर आपका पेरिस्कोप वर्क करता है। इनमें से बताइएगा। रिफ्लेक्शन पर, रिफ्रैक्शन पर, डिस्पर्सन पर, टीआईआर पर। बोलिएगा, बोलिए। बहुत सही बेटे, बहुत ही अच्छा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, गलती नहीं होना चाहिए इसमें। बहुत ही सही। बहुत शानदार बेटे। यहां पर जिन कई बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, इनमें से कौन से ऐसे प्राकृतिक आपका होता है, नेचुरल फिनोमिना कह रहा है। तो याद रखिएगा, यहां पर जिस पर विच सिंपल पेरिस्कोप वर्क, तो वो होता है बेटा टीआईआर। सिंपल पेरिस्कोप किस पर होता है, तो टीआईआर यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। याद रखिएगा किस पर बेटा, टीआईआर। अब मैं आपसे पूछूंगा कि टीआईआर होने का कारण क्या है बेटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, यानी कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि मान लो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये आपका नॉर्मल है। तो जो लाइट रे जा रही है ना, अगर वो डेंसर से जाके डेंसर में ये वापस आ जाए, यानी सेम मीडियम में वापस आ जाए, इसी को टीआईआर कहते हैं। बिल्कुल। यहां पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है, पहला टीआईआर होने का कंडीशन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतित कोण जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, हमेशा रे जो है डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, यानी डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, तभी ये टीआईआर होगा, यानी सघन से विरल में जाना चाहिए, तभी ये टीआईआर होगा। क्लियर है बेटा। टीआईआर का कई आपका कई एप्लीकेशन भी है, जैसे ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड, हीरे का चमकना, आपका कह सकते हो कि मिराज का बनना। ऑप्टिकल फाइबर में आपका टीआईआर होता है, जिसकी वजह से आपका जो है सिग्नल्स बहुत तीव्र गति से कम्युनिकेशन का सब कह सकते हो, कम्युनिकेशन का सबसे फास्टर मीडियम ही ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज करेक्ट। कह रहा है कि आपको बताना है क्या बेटा, आपको यहां पर बताना है, देखिएगा आपको यहां पर क्या बताना है, आपको यहां पर बताना है कि वायु के संबंध में किसी भौतिक माध्यम के अपवर्तनांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि जो आपका अपवर्तनांक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा, इट कैन हैव जीरो वैल्यू, यानी म्यू जो है वो जीरो भी हो सकता है। इट इज यूनिटी फॉर ऑल मटेरियल, यानी म्यू जो है सभी मटेरियल के लिए एक समान होगा। और लास्ट, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, यानी ये हमेशा एक से अधिक होगा। आपको आंसर देना है, निम्न में से कौन सा हो जाएगा बेटा।
कह रहा है इट इज ऑलवेज किसी मटेरियल मीडियम के लिए, ये भी याद रखना, सुनो, किसी मटेरियल मीडियम के लिए बोल रहा है कि म्यू जो है इनमें से कौन सा, म्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। बताइएगा निम्न में से कौन सा सही आंसर होगा, निम्न में से कौन सा सही आंसर है? बच्चों वाले क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं ये बताओ, बच्चों वाले क्वेश्चन है कि नहीं है? बच्चों वाले क्वेश्चन है कि नहीं है ये बताओ मुझे, बच्चों वाले क्वेश्चन है कि नहीं है? एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। अगर मैं कहूं कि बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है तो कोई शक की बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इजीली आपको आंसर देना चाहिए। म्यू की वैल्यू सबसे कम कितनी होती है बताओ? तो म्यू की वैल्यू सबसे कम होती है एयर के लिए, यानी वैक्यूम के लिए, कह सकते हो वैक्यूम के लिए, और वो कितनी होती है 1 एयर के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलूं इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। अब इसके अलावा कोई भी मटेरियल मीडियम लोगे 1 से ज्यादा ही होगा, और म्यू की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, म्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, और म्यू की वैल्यू आपका जो है हमेशा किसी भी मटेरियल के लिए, कोई भी मटेरियल हो, किसी पदार्थ के लिए अगर मैं बोल रहा हूं कि म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, हमेशा 1 से ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं म्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो म्यू मैक्सिमम मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए होता है? डायमंड के लिए, याद रखना। किसके लिए? डायमंड के लिए, हीरे के लिए। और हीरे के लिए म्यू कितना होता है बेटा? तो म्यू होता है आपका, सॉरी म्यू होता है आपका 2.4, हीरे का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद किस किस का रखना है सर? तो आपको याद रखना है बेटा ग्लास का 1.5, वाटर का जो होता है बेटा, वाटर का होता है 1.33। ये कुछ वैल्यू याद रखना है, एयर का 1, डायमंड का दिस, ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? अब तो आपको एकदम 360 में आपको बता रहा हूं। अभी मैं देख रहा हूं कि कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर इतना डिटेल, बेटा क्वेश्चन को 360 ही पढ़ना है, ये क्वेश्चन तो आया था, इसके अलावा क्या बन सकता था म्यू से? तो म्यू से सभी चीज लगभग मैं आपको लेते हुए चल रहा हूं, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दीजिए और बेहतरीन तरीके से आप लोग कंटेंट को पढ़िए भी। यहां पर क्या कह रहा है देखो, 2 कॉन्वेक्स लेंस विद पावर ऑफ 2 डायोप्टर आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, यानी कह रहा है 2 कॉन्वेक्स लेंस है जिनका पावर कितना है? 2 कॉन्वेक्स लेंस है जिनका पावर एकदम जो है कह रहा है कि 2 डायोप्टर क्या है, दोनों को पास में एकदम सजा के रखा जा रहा है। तो कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बाइंड लेंस, यानी कह रहा है फोकल लेंथ कॉम्बाइंड लेंस का कितना होगा बताओ? कॉम्बाइंड लेंस का फोकल लेंथ बता रहे हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। तो बताइएगा जल्दी से, इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दो बेटे, आंसर दीजिए। वाह भाई वाह, आंसर दो, क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इस बात को दिमाग में रख लो कि तुम्हें अगर लग रहा है, कई बच्चों को अगर लग रहा होगा कि अप्रैल में 10 को एग्जाम है, कई ऐसे, देखो यहां पर मैं बोलूं कि आप लोग में से सोचते हो कि सिलेक्शन वाले बच्चे और बिना सिलेक्शन वाले बच्चे में अंतर क्या है? 2 प्रकार का अंतर है। देखो मेनली जो बच्चा सिलेक्शन वाला है वो कहेगा अरे यार अप्रैल में ही एग्जाम है, यानी कि बहुत पास आ गया। और जो सिलेक्शन वाला नहीं होगा, जिसको केवल कोटा पूर्ति करना है, माँ बाप को दिखाना कि हम पढ़ रहे हैं, अपने मन को भी, मतलब आजकल के बच्चे तो उस लेवल तक हो गए कि खुद से भी झूठ बोलना सीख गया है, खुद से भी झूठ बोलना। अंदर से पता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से कहेगा भाई तो एकदम बादशाह है, किंग है, अपने आप को तो किंग है। अब पता चले किंग छोड़ो, किंग में लास्ट में जो जी लग रहा है वो भी जी नहीं। तो अपने आप से तो कम हकीकत से वाकिफ हो कीजिए। सोचो कि जो सिलेक्शन वाला नहीं है उसके लिए अप्रैल में एग्जाम है, और जो सिलेक्शन वाला है अप्रैल में ही एग्जाम है। तो बेटा ज्यादा दिन नहीं रह गए, गिन के उंगलियों पे दिन बच गए हैं, गिन के उंगलियों पे, समझ गए? 1 महीना 10 दिन आपके पास है, 1 month and 10 days, यानी 40 दिन। लेकिन अगर इन 40 दिन में मैं बोलूं कि एनडीए अगर 0 हो तो निकालना है, तो कम से कम आपको 12 से 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। मजाक नहीं है एनडीए। एनडीए अपने आप में एक एग्जाम है, ऐसे ही नहीं ऑफिसर बना रहा है 12th के बाद,
जितनी सैलरी एनडीए देता है उतना एक जेई की सैलरी नहीं है, ये बात याद रखना। जितना एक एनडीए की सैलरी कैंडिडेट पाता है, एनडीए का कैंडिडेट, यानी आप लेफ्टिनेंट बन के या फिर आपका फ्लाइंग ऑफिसर बन के या नेवी के अंदर सब लेफ्टिनेंट बन के जो सैलरी आप पाओगे ना, उससे कम सैलरी जो है एक बीटेक किया हुआ सरकारी जूनियर इंजीनियर आपका इससे कम सैलरी पाता है। जो रुतबा आपका है वो ए का भी उतना रुतबा नहीं बन सकता, बड़े बड़े लोगों का भी उतना रुतबा नहीं बन सकता। जो सरकार आपको फैसिलिटीज देती है, आपके फैमिलीज को जो फैसिलिटी देती है, वो कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? वो कभी नहीं हो सकता। तो थोड़ा मन में डालो यार, और थोड़ा पढ़ो, अंदर खुद आना चाहिए वो। अब आजकल स्थिति ऐसी होगी कि तुम्हें जॉब मिलेगा नहीं, छीनना पड़ेगा। 400 सीट है, 7 से 8 लाख बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, तुम्हें हलक से हाथ डाल के जो है ना सीट अपनी छीननी है। और वो ताकत अगर है तो ही आप जो है इंडिया के अंदर सक्सेस हो पाओगे। और वो ताकत क्या आपके बाहुबल से आएगा नहीं, इस कलम से आएगा। जितना रगड़े रहोगे ना एग्जाम से पहले, उतना इस कलम को एग्जाम में कम चलाकर ज्यादा आंसर करोगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, क्लास लो, प्रैक्टिस करो। डेली जो रेशियो घट रहा है आजकल पढ़ने का, तुम लगे हो यूक्रेन की लड़ाई देखने में, लगे हो रसिया की लड़ाई देखने में, चाइना और ताइवान की लड़ाई देखने में। अबे तुम्हारी लड़ाई खुद से है, तुम्हारी लड़ाई खुद से है, उसको समझो और उन चीजों पर आगे आइए। ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, तो दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। यानी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बेटा, 2 डायोप्टर का एक है तो 4 डायोप्टर हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये भी 2 ये भी 2, तो 2 प्लस 4 डायोप्टर हो जाएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब 4 डायोप्टर, आपको पता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब 1 अपॉन फोकस ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा। यस और नो? यस। अरे हाँ या ना बोलो तो यस सर। अब मैं इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका साफ साफ क्वेश्चन बन जाएगा बेटा कि फोकस ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी 1 अपॉन 4, 1.5 यानी 0.25 मीटर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा फोकस ऑफ कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, क्लियर है? क्या आंसर होगा, तो यहां पर जिन बच्चों का आंसर क्या रहा है बेटा, 4 आ रहा है, वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट आंसर दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। कह रहा है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए स्टेटमेंट कंसीडर करिए, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है ये पहचाना है। बोथ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंस। यानी कह रहा है कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं माइक्रोस्कोप के लिए वो दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। या फिर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस। यानी कि टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होता है उसके आईपीस से ज्यादा होता है। ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इंक्रीजेज इन फोकल लेंथ। अच्छा, टेलीस्कोप का कह रहा है कि मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा अगर हम फोकल लेंथ इंक्रीज करते हैं। या फिर द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज इन फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन? बहुत सही। क्या होता है इसमें, उल्टा होता है, ये आपका बिल्कुल उल्टा होता है, ये बिल्कुल गलत है। आप माइक्रोस्कोप के लिए कह सकते हो, यहां पर ये दोनों तो गलत है ही। यहां पर आपका सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा बेटा, तो मैग्निफिकेशन जो होता है यानी आवर्धन जो होता है किसका, माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन होता है वो आपके उसके फोकल लेंथ के बढ़ाने से आपका बढ़ जाएगा। चलिए उसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंस कितना, कॉन्वेक्स लेंस का कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो पावर कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। पावर कितना होगा बेटा बताइएगा, पावर कितना होगा, आंसर दीजिए फटाफट, एक बार आंसर देना बेटे। पावर कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा ये बताइएगा।
बहुत ही शानदार। पावर कितना होगा बेटे? बहुत ही शानदार। यहाँ पर अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। पावर कई लोग कह रहे हैं कुछ और कुछ और कुछ और। सुनो सुनो सुनो, पावर क्या होता है? 1 अपॉन फोकस होता है। यस। अब लेकिन ये अगर फोकस मीटर में है तो, अगर सेंटीमीटर में होता है तो 100 अपॉन फोकस हो जाता है अगर फोकस सेंटीमीटर में। समझ गए? यानी यहाँ पर 100 अपॉन में कितना हो जाएगा? 50। यानी यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा बेटे? पावर यहाँ पर आ जाएगा 2 डायोप्टर। जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? 2 डायोप्टर। अब ये प्लस या माइनस, तो बच्चा जानता है कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पावर हमेशा क्या होता है इसकी? पावर हमेशा इसकी पॉजिटिव होगी अगर कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है, जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है बेटा, वो बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, वो बिल्कुल सही है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम है, ये देख लेना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम है आर डिनोटेड बाई n1 एंड n2, मतलब दो के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 n2 है। एंड देयर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दोस टू मीडियम है, ये बार बार मीडिया लिखा है, आर v1 एंड v2। इफ n2 upon n1 is 1.5, which of the statement is correct? n2 upon n1 is 1.5, which one of the option is correct? इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है करेक्ट है, ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन एक करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत बेहतरीन है। आप लोग पूरी कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, शानदार है, जबरदस्त है। तो आप सभी लोगों को जो है मैं इसमें 2 मिनट का पूरा समय दूंगा। पूरा समय लीजिए, लेकिन इसको करके दिखाइए, पूरा करके दिखाइए बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, तो इसको आपको करके दिखाना है। 2 मिनट का समय है, आराम से इस 2 मिनट के समय में आप करके दिखाइए। आराम से इसे करके दिखाइए बेटा, आराम से इसे करके दिखाइए। 2 मिनट का पूरा समय करके दिखाइए। सभी का आना चाहिए। करो, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। आंसर दीजिए बेटे, अभी 50 सेकंड हुए हैं। आंसर फटाफट आना चाहिए, इतना लेट नहीं होना चाहिए। आंसर दो। अरे वाह, कुछ बच्चों के सही आ रहे हैं, कुछ बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। चलिए, आपका समय हुआ समाप्त। चलो 30 सेकंड और ले लो, लेकिन आंसर आ जाने चाहिए सभी के। जिनको नहीं समझ में आ रहा है अभी मैं समझा रहा हूं, टेंशन ना लो, मैं हूं भाई, अभी जिंदा है। देखो, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत बेहतरीन था यार। मतलब मैं अगर बोलूं कि सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन में से एक था, तो वाकई में मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। था कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ था, था कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ था।
देखिएगा, ये दिया है N2 अपन N1 कितना है बेटा, इतना है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, N2 अपन N1 कितना दिया है, इतना दिया है, ये मतलब आपको दिया हुआ है लगभग। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। चले चले, अब सुनो, यहां से अगर मैं बात करूं, सुनिएगा, यहां पर ये N2 अपन N1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये होता है N2 अपन N1। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, यहां से अगर मैं बोलूं, यहां से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये मतलब हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना? अरे बोलो। अब यहां से मैं कहूं कि सर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका बराबर होता है, अगर मैं बात करूं तो ये बराबर होता है N2 अपॉन N1। अगर देखोगे तो ये आपका N2 किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाता है N2 अपॉन N1, यानी रिस्पेक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये आपका बराबर हो जाता है वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट। एक तो ऐसे कर दोगे डायरेक्ट, अभी मैं दो इसके तरीके बताऊंगा। यहां पर आप कह दोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ठीक है, कितनी वैल्यू है भाई, 1.5, यस और नो, यस, यानी यहां पर आप कह दोगे V1 इक्वल टू में 1.5 इंटू में V2, तो ये आपका रिलेशन है। एक तो डायरेक्ट आप ऐसे कह दिए कि V1 कितना है भाई, तो V2 का 1.5 टाइम्स है, तो V1 कितना है, V2 का 1.5 टाइम्स है, यानी जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। एक तो आपने ऐसे कर दिया, अब कहो सर मैं नहीं मानूंगा, वो भी जुगाड़ है मेरे पास, आ जाए। अगर मैं कहूं बेटा N2 क्या होगा, N2 अपॉन में N1, ये कह रहा है 1.5, ये रेशियो बता रहा है, समझ रहे हो? यानी यहां से मैं कहूं कि N2 किसके बराबर होगा, तो ये आपका C अपॉन में V2, ये सुनो, N1 किसके बराबर होगा, C अपॉन V1। अब इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो, यहां से भी आ जाएगा, यहां पर N2 की जगह पे लिख दो C अपॉन V2, ठीक है, और अपॉन में C अपॉन V1, V1 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू में 1.5, यहां से ये भी कट बस चल बसे, V2 को इधर भेज दो, तो V1 इक्वल टू आ जाएगा 1.5 V2। अब आप ऐसे कर लो, यहां से डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ये तो पता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ये, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि निर्वात में या फिर फ्री स्पेस में जो आपका प्रकाश का वेग होता है और जो माध्यम में आपका प्रकाश का वेग होता है, तो दोनों तरीके से आप लोग जो है डायरेक्ट, मैंने ये मेथड अपनाया और ये आपका डायरेक्ट वो मेथड ही निकाल के दिखाया, तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2018 के सेकंड में। तो जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, जिन बच्चों का आंसर यहां पर ए आ रहा है बेटा, वो बिल्कुल सही है, एकदम सही है, यहां सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, Which one of the following statement is correct for a plane mirror? कह रहा है प्लेन मिरर के लिए निम्न में से कौन सा करेक्ट है। प्लेन मिरर का मतलब समतल दर्पण, बताइएगा निम्न में से कौन सा करेक्ट है। हर एक क्वेश्चन में आपको जो है 1 मिनट का समय मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय आपके सामने है, 1 मिनट का समय इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। 1 मिनट का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 1 मिनट मुझे लगता है काफी ही है, बहुत ही ज्यादा काफी है। 1 मिनट आपको यहां पर मिलने वाले हैं, बताइएगा। बहुत शानदार। आज लाइक कम हो रहा है, अरे गधो, लाइक कम क्यों कर रहे हो आजकल? फटाफट जो लोग लाइक नहीं किए सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर दो ग्रुप्स में, मैं भी हूं, मैं देख रहा हूं कि आप लोग शेयर कम कर रहे हो आजकल। फटाफट एक बार क्लास को शेयर मारिएगा, सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चे शेयर करेंगे। चलिए यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था और आप लोगों ने गलत आंसर भी बहुत ज्यादा बच्चों ने दे दिया, जबकि क्वेश्चन इसमें सभी बच्चों का 100% सही आना चाहिए था।
कह रहा है कि भाई प्लेन मिरर का फोकल लेंथ 0 होता है क्या? ना, इन्फिनिटिव होता है। द साइज ऑफ इमेज एंड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के प्रतिबिंब से देखने में कम होता है, ये भी गलत। नेक्स्ट कह रहा है द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। यानी कह रहा है कि भाई इमेज वर्चुअल होती है, सीधी होती है, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होती है। और तीसरा कह रहा है फोकल लेंथ 200 होती है, बिल्कुल ये भी गलत, ये बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है, इमेज ऐसे आप खड़े हो, सामने मिरर है, तो आपकी जो इमेज बनेगी ना एकदम मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल है। वर्चुअल तो जानती हो प्लेन मिरर के द्वारा बनता है। इरेक्ट यानी सीधा ही बनता है, सर ऊपर है तो सर ऊपर, पैर नीचे तो पैर नीचे ही बनता है। लेकिन ऐसे बनता है इमेज, ऐसा यानी लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, आप खड़े ऐसे हो और आपका इमेज कैसे बनता है? लेटरली इन्वर्टेड ऐसे। तो यहां पर तीसरा आंसर क्या है बेटा? थर्ड आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों का आंसर यहां पर थर्ड आ रहा है वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखा जाए? किसी भी वस्तु को अगर उत्तल दर्पण के सामने रखोगे तो निम्न में से क्या करेक्ट होगा, ये आपको बताना बेटा। फटाफट बताइएगा, टाइमर आपके सामने है, 1 मिनट का समय मिलेगा। 1 मिनट के अंदर आपको सही आंसर देने हैं, बताइएगा। 1 मिनट के अंदर सही आंसर देने बेटा, आंसर दीजिए। एक मिनट के अंदर आंसर दीजिए भाई। बहुत शानदार। बहुत शानदार बेटे, बहुत शानदार। चलिए, आपका हुआ समय समाप्त। यहां पर कई बच्चों का आंसर गलत भी आ रहा है, लेकिन अधिकतर बच्चों का इस क्वेश्चन में सही है। देखो क्या हो रहा है, कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के बारे में सबसे पहले दिमाग में रखना, इमेज हमेशा वर्चुअल, याद रख लेना। जहां जैसे नहीं होता है कि जहां कुछ भी देख ले तो नहीं रट्टा रट्टा मारे रहते हो, तो ऐसे ही जहां कॉन्वेक्स मिरर आ गया, वर्चुअल, इरेक्ट, डिवाइनिस्ट, ये 3 चीज याद रखना है। तो यहां पर याद रखिएगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, हमेशा इमेज सीधा बनेगा, और छोटा साइज का बनेगा, डिवाइनिस्ट। डिवाइनिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? छोटा साइज। अब आ जाओ, दे इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, यानी कि ये आपको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, ये कभी भी जो है इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता। दूसरा, द इमेज मूव्स टुवर्ड द फोकस व्हेन the object moves toward the mirror. Depending on the position of the object respect to the mirror, the image can be inverted and real. आपका the size of image becomes larger. गलत गलत गलत। हाँ, ये सही है कि हमेशा इमेज जो है इरेक्ट बनता है, ना कि इन्वर्टेड। तो यहां पर पहला आंसर जो आ रहा है बेटा वही सही हो गया। फर्स्ट आंसर जो आ रहा है वही सही है। क्लियर है? जो फर्स्ट आंसर आ रहा है वही सही है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा याद रखना इन चीजों को, यानी जो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर कह लो या फिर कॉनकेव लेंस कह लो, ये दोनों में मैं बता रहा हूं, इन दोनों में याद रखिएगा, उत्तल मिरर में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण हो या फिर आपका अवतल लेंस हो, इस बात को दिमाग में रखना बेटा। इन दोनों में ही हमेशा जो इमेज होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट, डिमाइनिस्ट। समझ गए? आभासी, सीधा, छोटा, बस। तो यहां पर आपका कौन सा आंसर बोला था मैंने? ए आंसर जो है आपका। तो जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के सामने है बेटे। द लाइट एनर्जी, ठीक है, द लाइट एनर्जी escaping from the sun can be spread by, कह रहा है सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाया जा सकता है, किसके द्वारा फैलाया जा सकता है बताइएगा। सूर्य के द्वारा निकली हुई जो आपकी एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वो किसके द्वारा फैलाया जा सकता है? इस शावर ऑफ रेन ड्रॉप के द्वारा, एक प्लेन मिरर के द्वारा, एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। निम्न में से किसके द्वारा बताइएगा। बिल्कुल, आंसर दीजिए बेटा। अच्छा, इसमें टाइमर लगाना भूल गया। आंसर दीजिए इसका। 1 मिनट का समय आपके सामने है। टाइमर आपका आ गया भाई, लो भाई, टाइमर तुम्हारा कहीं नहीं जाए, टाइमर तुम्हारा ही, लेकिन इसका आंसर दे देना यार बेटा, इसका आंसर दे दीजिए। बिल्कुल सही, यहां पर कई बच्चों का आंसर सही आ रहा है, देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि सुनो, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा को किसके द्वारा फैलाया जा सकता है? जो स्केप कर रहे हैं उनको किसके द्वारा फैलाया जा सकता है? तो शॉवर ऑफ रेन ड्रॉप, याद है, बारिश की बूंदों की बौछार के द्वारा। यहां पर जो है हम सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को हम फैला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा। द फोकल लेंथ ऑफ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखना एक बार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर किसका है? ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप का। एफ ओ कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर। अच्छा, और कह रहा है इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 25, मैग्निफिकेशन कितना है बेटा? 25। तो यहां पर कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस यानी एफ ई कितना होगा। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, एकदम बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटा। एफ ई आपको बताना है, आईपीस का फोकल लेंथ बताना है, मैग्निफिकेशन आपको पता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपको पता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपको पता है। आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटे? इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ये आपको बताना है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। फर्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बेटे, अल्टीमेट 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 अल्टीमेट। इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बेटा, आंसर देना। बहुत ही शानदार, यहां पर अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आते हुए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। यहां पर सिंपल होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है टेलीस्कोप के लिए? तो ये होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, यही होता है। कहो सर बिल्कुल सही, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। मैं कहूंगा मैग्निफिकेशन कितना है? 25, ऑब्जेक्टिव कितना है? 50 अपॉन में एफ ई, तो एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा?
50/25 2 सेंटीमीटर। यानी जिन बच्चों का आंसर सी आ रहा था वो बिल्कुल सही। अब इससे इजी क्या ही हो सकता है बताओ? इससे इजी क्या ही पूछे एग्जामिनर? कुछ पूछ सकता है क्या? नहीं। तो जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है सी, वो बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का आंसर सी आ रहा है बेटा वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर अ शॉर्ट आफ्टर सनसेट्स। दिस इज बिकॉज कह रहा है सूर्य जो है सूर्योदय से पहले दिखना स्टार्ट हो जाता है और सूर्योदय के बाद तक दिखता है। सूर्य जो है सूर्योदय से पहले तक आपका पहले ही दिख जाता है और सूर्यास्त के बाद तक दिखता है, यानी सनसेट से बाद और सनराइज से पहले दिख जाता है। तो इसका कारण क्या है, किन कारणों की वजह से होता है आपको बताना है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा बिना लेट किए हुए। और जो लोग अभी तक भी लाइक नहीं किए हो ना बेटा, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किए हैं, एक बार सभी लोग थोड़ा सा कष्ट करके लाइक कर देना। तुम्हारे लिए जो है वैष्णो देवी में दुआ जरूर मांगूंगा मैं, ठीक है? तुम्हारे लिए दुआ जरूर मांगेंगे। 26 को यानी कल सुबह दोपहर में चढ़ाई है, 2 बजे से हम लोग चढ़ना स्टार्ट करेंगे ऊपर पहाड़ों पर, ठीक है? तो तुम्हारे लिए दुआएं जरूर मांगेंगे कि इस बार जो है गधों को घोड़ा बना दीजिए भाई, और जो मेहनत करे उसका फल जरूर मिले। मतलब ऐसा ना हो कि जो मेहनत करे उसका फल ना मिले। तो ये पूरा हमारी दुआ रहेगी कि जो मेहनत कर रहा है कम से कम उसको पूरा फल मिले, वो सफल हो, ठीक है? तो आप लोग भी मेहनत करना स्टार्ट कर दो और आप लोग भी उस मुकाम को पाओ यार जिसको आदमी सपना देखता है, समझ लो, उस मुकाम को आपको पाना है। चलेगा, इस क्वेश्चन को ये तक यहां पर देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। यहां पर क्यों दिखता है पहले, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। पहली बात तो अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर, इसके कारण आपको दिखता है। तो यहां पर याद रखिएगा जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है बी, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, वो बिल्कुल सही है बेटा। जिन बच्चों का आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने देखिएगा। When a beam of white light passes through a glass prism, the color of light beam that deviates है, deviates नहीं है, deviates है, deviates the least is, कह रहा है सुनो, कह रहा है जब व्हाइट लाइट रे पास होती है किसी प्रिज्म से तो सबसे कम कौन सा रंग डेविएट होता है, ये आपको बोलना है। सबसे कम कौन सा डेविएट होता है और सबसे ज्यादा, मैंने बोला था ना ये प्रीवियस ईयर में पूछता है, सबसे ज्यादा कौन डेविएट होता है, सबसे कम। तो अभी पूछा है सबसे कम कौन डेविएट होता है। इनमें से कौन सा कलर जो है सबसे कम डेविएट होता है बताइएगा। विच कलर इज मिनिमम डेविएशन, बताइएगा। लाइट रे जा रहा था कैसे, ऐसे जा रहा था, यानी अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो कैसे जाता, ये ऐसे जाता। अब यहां से देखो कुछ मात्र ये वाला जो लाइट रे है, यहां पे जो रंग होगा वो सबसे कम है और ये वाला सबसे ज्यादा है। ये डेविएशन यानी कि सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, सबसे ज्यादा अपने मार्ग को बदला है। बताइए लिस्ट डेविएशन किसका है? बच्चा बच्चा जानता है यार, बच्चा बच्चा इसको जानता है। आंसर दे दो, गलती मत करो। भाई वाह। यहां पर अगर मैं बात करूं तो जिन बच्चों का आंसर आ रहा है रेड, याद रखना रेड सबसे कम डेविएट होता है, अपने मार्क से सबसे कम विचलित होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है सभी लोगों में। वही सबसे कम कौन होता है, बी यानी वॉयलेट। सॉरी सबसे ज्यादा कौन डेविएट होता है, सबसे ज्यादा डेविएट होता है वॉयलेट, सबसे कम रेड। वॉयलेट का सबसे कम आपका वेवलेंथ होता है बेटा, सबसे ज्यादा डेविएट होता है। अब एक बार याद रखना VIBGYOR, सबसे कम ये, सबसे ज्यादा ये, ऐसे ही बढ़ते हुए कर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा। लिगो स्टैंड्स फॉर, लिगो का फुल फॉर्म, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर जरूर देना, सभी बच्चों का आंसर जरूर देना, और सभी लोग जो है सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना बेटा। यहां पर अगर मैं आपको बता दूं तो जो बच्चे अभी तक भी हमारे ML50 के द्वारा मिशन लेफ्टिनेंट से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाओ। अभी भी आपका ये कोर्स चल रहा है, यानी मिशन लेफ्टिनेंट से आप आराम से जुड़ सकते हैं। 50% डिस्काउंट मिल रहा है, बेहतरीन क्लासेस चल रही है और शानदार तरीके से हम इसमें पढ़ा भी रहे बेटा।
तो सभी लोग जो है अल्टीमेट तरीके से इस बैच से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे आपसे कल। सुनो कल क्या होगा आपका, तो कल 8 बजे से, याद रखिएगा कल 8 बजे से, मैं आपको बता दूं कल 8 बजे से कल 8 PM से, ठीक है, कल 8 बजे से साउंड एंड वेब्स की लगभग 3 घंटे की मैराथन होगी, ठीक है। कल 8 बजे यानी 26 फेब 8 बजे आपकी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। ये कल वाली तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन है और मैंने फास्ट की है, आपको मतलब एकदम मजा आएगा उस रिकॉर्डिंग। तो कल जो क्लास होगी 26 फरवरी वाली बेटा, वो रिकॉर्डिंग क्लास है कल वाली, बेहतरीन क्लास है बेटा। 3 घंटे के आसपास साउंड की है, मेहनत से पढ़ना, बेहतरीन तरीके से पढ़ना इसको, ठीक है। इसको लेकिन कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कल साउंड एंड वेब्स के एकदम नए क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं और तगड़े कराने वाला हूं। तो यहां से 2 से 3 नंबर पक्का है कि जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ना, इससे बाहर नहीं जाएंगे। 2 से जो 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा, इससे बाहर नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। तो कल का तैयार रखना। आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल 8 बजे। लव यू और टेक केयर, की प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।